तो स्वागत करता हूं विक्रम राणा क्लासेस के एक और लेक्चर में, एक और वीडियो में। अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर तैयार कर लिया है। जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो पहले और जाकर के जो दूसरा लेक्चर है और देखें, ताकि उनको और भी चीज़ें पता चले, उनको एक लिंक पता चले कि लेक्चर देख लें, ताकि उनको थोड़ा सा और नॉलेज हो जाए। इस वीडियो में हम लोग एनपीओ के जो डिफरेंट ट्रीटमेंट है, जो एनपीओ में डिफरेंट ट्रीटमेंट है आइटम्स के, उसके बारे में हम जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, मैं एक समरी के रूप में मैं आपको बता देता हूं। लेक्चर 1 में हम लोगों ने बेसिक पढ़ाया, बेसिक्स एनपीओ के बारे में बेसिक जानकारी दी कि एनपीओ क्या होता है, पीओ क्या होता है, एनपीओ कैसे स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद लेक्चर 2 में हम लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। प्रैक्टिकली अगर कोई एनपीओ खोलना चाहे, बनाना चाहे लीगली, तो उसका प्रोसेस क्या है। और लेक्चर 3 में सबसे अहम, लेक्चर 3 में मैंने शॉर्टकट्स रिवील कर दिया है। जो भी स्टूडेंट अगर लेक्चर 3 को मिस करते हैं तो उनको चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो लेक्चर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एक ओवरऑल डायरेक्शन पता चले। अभी क्या करना है, अभी इस लेक्चर में मैं क्या कराने जा रहा हूं, सिंपल सी बात है, हमें बड़ा युद्ध का तैयारी करना है। ठीक है, एनपीओ में बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे इनकम एक्सपेंडिचर बनाना, बैलेंस शीट बनाना। तो ऐसे नहीं होगा, हमें कुछ नोट्स जानना पड़ेगा, हमें डिफरेंट जो टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, जो आइटम्स कहाँ कहाँ जाएंगे, तो उसके बारे में भी जानना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन बनाने से पहले जो भी नोट्स है, जो भी ट्रीटमेंट है डिफरेंट आइटम का, उसके बारे में आज ये लेक्चर है। ठीक है, और कुछ बातें मैं आपको शेयर करूंगा, और एडिशनल बातें। जैसे सबसे पहले मैं स्टेप दूंगा कि स्टेप नंबर 1 टू डिसाइड योर फाइनेंशियल ईयर, रिसिप्ट एंड पेमेंट से जो भी डाटा है उसको मैं लेक्चर 3 में बात आपसे कर चुका हूं। तो इनकम एक्सपेंडिचर 1 साल का बनता है, करंट ईयर का बनता है, ना उसमें प्रीवियस ईयर का डाटा लेते हैं, ना उसमें नेक्स्ट ईयर का डाटा लेते हैं, एकदम करंट। मतलब जो भी खर्चा और जो भी इनकम मेरे करंट ईयर से ताल्लुक रखता हो, आई मीन द एक्सपेंस और इनकम रिलेटेड टू माय करंट फाइनेंशियल ईयर, उसे मुझे लेना है। ये सब बातें मैं आज के लेक्चर में बताने वाला हूं। फिर बैलेंस शीट में 1 साल से ज्यादा का डाटा हम ले सकते हैं, लिख सकते हैं, बट मेक श्योर ये आप लिख लो। हाँ, इसके बारे में मैं बात कर देता हूं। इस लेक्चर को जो देख रहे हैं स्टूडेंट, वो एक कॉपी खोल के बैठ जाएं, ये अपने पास नोट्स करते रहें। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वीडियो को पॉज कर लें और हमारी बातों को नोट करते रहें। तो क्या बोला मैंने, इनकम एक्सपेंडिचर 1 साल का बनता है, बार बार मैं बोल रहा हूं, इनकम एक्सपेंडिचर 1 साल का बनता है। बैलेंस शीट में 1 साल से ज्यादा का डाटा मैं लिख सकता हूं। तो अब उसमें क्या क्या चीजें आएगा, उसके बारे में एक नोट्स आपके पास होना चाहिए। आप एक बड़ा युद्ध का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास सामान होना चाहिए, बंदूक, असला, गोला बारूद, जितना भी चीज है, तब तो आप तैयारी करोगे ना। सपोज करो आपको क्रिकेट खेलने के लिए जाना है, तो आपके पास तो सामान होना चाहिए ना, बैट है, बॉल है, विकेट है, द प्लेयर्स हैं, 11 खिलाड़ी खेलते हैं। उसी तरह मुझे एनपीओ का बड़ा क्वेश्चन बनाना है, तो उसके लिए मुझे तैयारी करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए पता होना चाहिए चीजें कि क्या क्या उसमें नोट्स होता है। तो आज का लेक्चर्स जो एक एनपीओ में डिफरेंट आइटम है, उसके ट्रीटमेंट के बारे में है। एक बात और, आज मैं एक शॉर्ट के रूप में बताऊंगा, हालांकि सबका मैं केस के लिए अलग से वीडियो में ले आऊंगा। तो चलो, इतना कहने के साथ ही मैं आपको स्टार्ट करता हूं लेक्चर 4। तो मेरे साथ साथ लिखेंगे बच्चों, क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन एनपीओ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब बात आप याद कर लेना।
इसका लॉजिक जैसे जैसे लेक्चर्स आएगा आपको पता चल जाएगा, सबका लॉजिक मैं बताऊंगा कि वहां क्यों जाता है। जैसे इनकम एक्सपेंडिचर में नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड चीजें जाता है जो बार बार रिपीट हो, नॉमिनल अकाउंट में ही बार बार चीजें रिपीट होती है, मतलब रेवेन्यू नेचर का चीजें है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम, मतलब जो एक्सपेंस बार बार रिपीट हो, जो इनकम बार बार रिपीट हो, इनकम एक्सपेंडिचर में बार बार की चीजें जाएंगी। तो आपको एक डायरेक्शन मैं पिछले वीडियो में ही दे दिया था, इस वीडियो में मैं आपको एक नोट्स बताने वाला हूं, एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डिफरेंट आइटम्स का लिखवा देने वाला हूं, ताकि जब मैं अगला क्लासेस में होप्स हो कि मैं छोटा क्वेश्चन मैं पहले करूंगा, 2-3 वीडियो में छोटा क्वेश्चन पे लाऊंगा। जैसे सब्सक्रिप्शन का 3 केस है तो उस पर एक वीडियो मैं आपको सेपरेट दे दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं। आज मैं उसके बारे में लिख दूंगा, बट छोटा क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो आएगा। उसी तरह कंजप्शन ऑफ स्टॉक के बारे में अलग से वीडियो आएगा। आज मैं केस बता दूंगा, बट मैं इसका डिटेल वीडियो लाऊंगा। उसी तरह फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आएगा। अभी क्या है, मैं कुछ आइटम के बारे में लिख देता हूं, उसको धीरे धीरे मैं लॉजिक से एक्सप्लेन करूंगा, हर चीज का लॉजिक दूंगा। इसका आपको टेंशन नहीं लेना, हर चीज का लॉजिक मिलेगा। आपको क्या करना है, अभी चीजों को लर्न करना है, मतलब याद करना है। सिंपल सी बात है कि आपको याद रहेगा तभी आप चीजों को लिखोगे। जैसे मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूं तो मुझे चीजें याद है तभी तो मैं लिख रहा हूं ना, उसी तरह आपको भी कुछ चीजें याद होनी चाहिए। तो स्टार्ट करता हूं, चलो। सबसे पहला डोनेशन। डोनेशन क्या होता है भैया, ये एनपीओ का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। डोनेशन, दान। 2 तरह से डोनेशन एनपीओ को रिसीव होता है। अब क्यों डोनेशन मिलता है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था जो समाज सेवा करते हैं उसको एनपीओ बोलते हैं। तो अगर आप भलाई का काम कर रहे हैं तो आपको भी लोग मोटिवेट करेंगे, आपको भी लोग प्रोत्साहन देंगे कि चल मैं भी आपको डोनेशन दे देता हूं, तू अच्छा काम कर रहा है, मैं भी तुमको एक अमाउंट दे देता हूं ताकि मेरा भी दान पुण्य हो जाए। तो दान पुण्य है डोनेशन। तो एक होता है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, आप इसको टेंशन मत लेना, लेकिन ये बहुत काम का वीडियो है आपके लिए। जनरल डोनेशन, एक है स्पेशल डोनेशन। स्पेशल डोनेशन, चलिए। जनरल डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड जाएगा, इनकम साइड जाएगा। इंडियन हो आप, इंडियन के जैसा पढ़ो एकदम हिंदी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी तो अकाउंट्स इंग्लिश में होता ही है। इंग्लिश में भी मैं लिखा सकता हूं, बट हिंदी में लिखाने का अलग मजा है। इंडियन को जो बात हिंदी में कनेक्ट होता है ना, वो इंग्लिश में कहाँ। बाकी सब नोट्स आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद स्पेशल डोनेशन क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में मैं बता देता हूं, वन टाइम वाली चीजें जाएगी। जैसे मैंने बताया हुआ है कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर में जो रेगुलर नेचर है, जो बार बार की चीजें हैं, वो आपको रिपीट होगी। ठीक है, और बैलेंस शीट में एक बार जो चीजें होंगी, एक बार इकट्ठा जो चीजें मिलेगी, बड़ा अमाउंट होगा, वो जाएगा बैलेंस शीट में। तो अभी तो मैं ऐसे आपको लिख दे रहा हूं कि ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन मतलब जनरल पब्लिक से मिला हुआ, आपको रेगुलर मिलता रहता है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो एक दान पेटी मिलता है, उसमें कोई भी आप डोनेशन डाल देता है। ठीक है, वो जनरल डोनेशन है, वो हर व्यक्ति देता है और उसका इस्तेमाल कहीं भी हो सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट स्पेशल डोनेशन, मान लो किसी ने व्यक्ति ने ये स्पेसिफिक ऑर्डर दे के बोला कि भैया ये मंदिर का जो गेट है ना, ये मेरे नाम पे बनेगा, ये उसी के में खर्च होगा, ये मैं आपको 5 लाख की डोनेशन दे रहा हूं। मंदिर का जो गुंबद है, ये जो ऊपर का जो किला है, ये जो मूर्ति का मुकुट है, ये मेरे ही नाम से बनेगा। तो वो स्पेसिफिक ऑर्डर पे ही बनता है, मतलब किसी स्पेसिफिक काम के लिए डोनेशन मिला है, आप उसको जनरल कामों में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि मेरा पैसा नहीं है भैया। मैं आपको आने वाले समय में एसेट लायबिलिटी का एकदम शॉर्टकट बता दूंगा। ठीक है, मेरा पैसा नहीं है। एसेट मतलब होता है भैया हमको पैसे आने हैं, लेने हैं, और लायबिलिटी मतलब होता है पैसा जाना है। तो ये कैसे लायबिलिटी है? सपोज करो आपको 5 लाख का डोनेशन मिला मंदिर का 4 दीवारी करने का। अब वो
मंदिर का जो कमेटी है वो मेंबर अपना गाड़ी खरीद लिया, पर्सनल एक्सपेंस में खर्चा कर लिया, तो ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर वो पैसा रिटर्न हो जाएगा, वो पैसा चुकाना पड़ जाएगा। तो लायबिलिटी मतलब आपके प्रति ऑब्लिगेशन है, एक दायित्व है कि जिस काम के लिए आपको मिला है उसी काम में वो पैसा लगना चाहिए। तो आप 1 to 1 लिखते चलो, मैं साइड हट जाता हूं, 1 to 1 लिखते चलो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक, आप लिख लो, मेरी बात मानो, तो आप लिखते चलो तो आपको टेंशन नहीं होगा, एक ने तो इकट्ठा कोर्स बहुत आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं मिटाता हूं इसको। तो ये याद रखना पहला चीज, बाकी जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो और आपको डिटेल दूंगा, जिसका जरूरत पड़ेगा वीडियो का, स्पेशल वीडियो बनाने का, तो उसके बारे में अलग से लेक्चर बन जाएगा। ठीक है, दूसरा लीगेसी, यह भी क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। बाकी ये सब नोट्स में आपको मिल जाएगा, क्या क्या नोट्स है, कैसे इसको क्या बोलते हैं, धीरे धीरे आपको हर चीज का लॉजिक पता चलेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं लीगेसी मतलब क्या होता है। जैसे कोई पुरखों के प्रति दान पुण्य करता आ रहा है, जैसे आपके दादा किसी मंदिर में दान देते थे, आपके फादर साहब देते थे, तो आपको भी आप भी दान दे रहे हैं। एक तो लीगेसी इस टर्म में जनरेशन टू जनरेशन दान चला आ रहा है, या किसी के मृत्यु पर वो विल पे होता है। जैसे कोई बूढ़ा बुजुर्ग मर रहा है, बोल रहा है कि भैया मेरे मरने के बाद उस मंदिर को दे देना दान, दैट इज कॉल्ड लीगेसी, है ना। आप ऐसे समझ लो जनरेशन टू जनरेशन दान दिया जा रहा है, या किसी के इच्छा पे दिया, एज पर विल दिया जा रहा है, उसको लीगेसी बोलते हैं। तो एक बार में ही देगा ना भाई, बार बार तो नहीं देगा, तो एक बार में दे रहा है, और ये भी किसी खास मकसद के लिए दे रहा है कि नहीं भैया मैंने सपने में सोचा था कि नहीं मैं उस मंदिर का निर्माण कराऊंगा, तो मेरे दादाजी बोल के गए थे, तो मैं उसको उनके इच्छा पे मैं उस मंदिर को दान दे रहा हूं, तो ये लीगेसी हो गया। ठीक है, लिखते ही चलना आप लोग बच्चों। दूसरा है, नहीं तीसरा है मतलब लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, यह भी क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। लाइफ मेंबरशिप के बारे में एक लाइन बोल देता हूं। मेंबर बनने के लिए, जैसे एनपीओ में मैंने आपको बताया था कि एनपीओ किसको सुविधा देता है, या तो अपने मेंबर को या तो पूरे सोसाइटी को। मैंने बताया था कि उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सेवा का क्षेत्र, सेवा का भाव होता है, तो सेवा अपने मेंबर को करेगा या तो पूरे समाज को करेगा। तो मेंबर बनने के लिए भी कुछ फीस दिया जाता है, लाइफ मेंबरशिप फीस। ये लाइफ में एक बार दी जाती है, एक बार। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, शॉर्टकट्स आप खुद निकाल सकते हो। जो एक एक बार की चीजें होगी बैलेंस शीट में चलता जाएगा, जो बार बार की चीजें होते जाएंगे रेगुलर नेचर का, वो इनकम एक्सपेंडिचर में। तो लाइफ मेंबरशिप फीस कैसे लायबिलिटी होगा? लायबिलिटी होगा कि जब वो मेंबर नहीं रहेगा, या मेंबर पद से इस्तीफा दे देगा, या मेंबर नहीं बनना चाहता, तो उसका पैसा मुझे लौटाना होगा। पैसा चुकाना है, पैसा लौटाना है, पैसा देना है, वापस करना है, लायबिलिटी है। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही क्यों जाएगा मैं आपको बता देता हूं। लाइफ मेंबरशिप एक कैपिटल रिसिप्ट है, तो मैंने शॉर्टकट में आपको बताया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन अभी इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आप नोट्स पे ध्यान दें, जैसे क्वेश्चन में मैं बात करूंगा तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। चौथा, एंडोमेंट फंड, यह भी क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। एंडोमेंट फंड क्या होता है? कहीं से गिफ्ट मिल गया, कहीं से रिक्वेस्ट पे किसी को कुछ दे दिया गया, वो एंडोमेंट फंड है, तो वो भी किसी खास मकसद से दिया जाता है, तो यह भी लायबिलिटी बनेगा। पांचवा, सब्सक्रिप्शन, मतलब चंदा होता है भैया, या
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड जाएगा या एनपीओ का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे आप देखे होंगे कि आप अपने गली मोहल्ले में सरस्वती पूजा का चंदा वगैरह लेने के लिए जाते होंगे, तो जैसे 10 मेंबर के द्वारा डिसाइड किया कि हाँ इस मोहल्ले में सरस्वती पूजा होगा, तो वो अपने गली मोहल्ले से तो काटते ही काटते हैं पैसा, लेकिन वो 10 मेंबर अपने पर मेंबर भी डिसाइड करते हैं सब्सक्रिप्शन के, चलो 200 रुपया 500 रुपया हम लोग भी मिलाएंगे, तो वही चंदा होता है। ठीक है, आप एक बार इसको लिख लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जाता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस 5 पॉइंट को लिख लिया होगा। 3-4 पॉइंट और है, ऐसे वाली बात नहीं है, आप सब पॉइंट एक बार पढ़ लें ताकि मैं कोई भी क्वेश्चन कराऊं, इनफैक्ट बड़ा क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ये सब बहुत हेल्पफुल होगा। मेरा विश्वास करना कि ये सब पॉइंट अगर आपको याद होगा तो आपको बहुत मतलब आप फंसोगे नहीं, ठीक है ना। बाकी जिसमें पर्सनली लगेगा कि इसमें फंसते हैं बच्चे, तो मैं इसमें पर्सनली उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। जैसे मैंने बात कर दिया जैसे सब्सक्रिप्शन, इसका मैं पर्सनली वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का अलग से वीडियो आएगा, उसका आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद होता है छठा, कंजप्शन ऑफ स्टॉक। कंजप्शन का हिंदी में मतलब होता है खपत, और इसको हम बोलचाल के भाषा में बोलते हैं यूज करना। अगर मैंने हॉस्पिटल खोला हुआ है तो दवाई का खपत होगा हॉस्पिटल में, ठीक है। अगर मैंने कोई लाइब्रेरी खोला हुआ है या मैंने कोई क्लब खोला हुआ है तो वहां पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की खपत होगी, ठीक है ना। तो आप एक एग्जांपल लेता हूं मैं, फिर आपको बताता हूं इसका फार्मूला। मैं लिखने से बेटर है कि मैं फार्मूला इसका बनता कैसे है मैं वो आप लोगों को बता देता हूं। एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, सपोज करो ये एक फ्रिज है। ऐसा ड्राइंग मेरा बहुत खराब है, ठीक है, हाँ, काम चलाओ ड्राइंग कर लेते हैं। इसका नाम है विक्रम राणा फ्रिज। चलो अपना ही नाम रख देता हूं, किसी के नाम से हंसने से बेटर है कि खुद पे हंस लो भैया, पता नहीं किसको बुरा लग जाए। तो चलो सपोज करो मैंने फ्रिज का दरवाजा खोला, गर्मी का सीजन है, ठीक है ना, मान लो, हालांकि ठंडे के सीजन में शूट हो रहा है, ठीक है, लेकिन गर्मी का सीजन है। तो मैंने फ्रिज खोला तो मैंने देखा 2 आम उसमें पड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। सुनना ध्यान से, बहुत मजेदार एग्जांपल है। मैंने फ्रिज खोला, मैंने देखा कि 2 आम पड़े हुए हैं फ्रिज में, ठीक बात है। अब मैंने देखा कि यार 2 आम तो मेरा कुछ होगा नहीं, और भी फैमिली में बंदे हैं, तो मैं मार्केट गया और 1 केजी आम परचेस करके ले आया, ठीक है। इसको बोलते हैं परचेस, ठीक है। तो 1 केजी आम में सपोज करो 6 पीस चढ़ा, 6 आम परचेस, टोटल कितना हो गया भैया। तो ओपनिंग में परचेस को मैं ऐड करूंगा, आपको ऐड करना पड़ जाएगा ताकि आपको पता चले टोटल। तो कितना हो गया भैया, 8 आम, ठीक बात है। अब मैंने सोचा चलो मैं कोचिंग पढ़ा लेता हूं, रात में जब मैं आऊंगा घर में तो आराम से खाऊंगा, ठीक है। मैं चला गया भैया अपना काम पे, कोचिंग पढ़ाने। जब मैं रात में आता हूं तो मैं देखता हूं, मैंने फिर फ्रिज खोला, ठीक है। तो मैं फ्रिज खोलता हूं तो मैं देखता हूं, ध्यान से देखना, मैं देखता हूं कि 3 आम बचा हुआ है फ्रिज में, 3 आम बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है, शेष। तो जो अंतिम में बचा हुआ है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक।
तो ना चाहते हुए भी मुझे इसे माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? ताकि मैं जान सकूं कि अरे यार, जब मैं मॉर्निंग में मैंने जब फ्रिज खोला था तो 2 आम था भैया, मैं मार्केट गया और 6 आम, मतलब 1 केजी आम परचेस करके लाया तो 6 आम हुए। मेरे अब जहन में क्या था? 8 आम है भैया, 8 आम को मैं देख करके गया था। अभी मैं जब घर आ रहा हूं और शाम में या रात में जब मैं फ्रिज खोल रहा हूं तो देख रहा हूं 3 आम ही शेष बच गए हैं। तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा? या आप ही खुद सोचो, आपके दिमाग में क्या चलेगा? मेरे दिमाग में चलेगा कि 8 आम टोटल मैं देख करके गया था, 3 आम अभी बचे हुए हैं, तो 5 आम क्या हो गया? 5 आम का खपत हो गया भैया। इसको टेक्निकली भाषा में बोलते हैं कंजप्शन। कंजप्शन ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो एक बार मैं साइड हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, आप लिखते जाना। मैं एक बात आप प्रॉमिस हमसे ले लो, लिखते जाना, एकदम लिखते जाना साथ साथ। मैं साइड हट रहा हूं, साइड हटने के बाद भी बोल रहा हूं कुछ कुछ बातें, ठीक बात है, लिख लेना आप। चलो, लिख लिया होगा। अब इसमें एक बात और हम शेयर कर देते हैं, ठीक है ना, साथ साथ कर ही देते हैं, लिख देते हैं। देखो, अब ये जो ओपनिंग स्टॉक है वो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। ठीक बात है। क्यों जाएगा? स्टॉक एसेट होता है भैया, 11th क्लास से पढ़ रहे हो, इसमें कोई तो दो राय नहीं है, इसमें तो किसी कॉमर्स छात्र को कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है या क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। ठीक बात है। और ये जो कंजप्शन ऑफ स्टॉक है, ये जो खपत है, जैसे मैंने 10 केजी आटा खरीद करके लाया, ये परचेज है, मैंने अभी यूज कहाँ किया उसको? अब घर में 4 केजी आटा यूज हुआ, उसका रोटी बना है, ठीक है, तो वो यूज में आया तो वो उतना ही खर्च हम मानेंगे। तो ये जो कंजप्शन ऑफ स्टॉक है, यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, क्योंकि यूज को हम लिख रहे हैं, खपत, यही मेरा खर्च है। तो एक बार फिर से आप पूरी को अच्छे से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे बेटर में है। चलो मैं आगे बढ़ता हूं अब फटक से। ये सब सारे नोट्स हैं, ये ट्रीटमेंट है, आप इसको याद कर लेना, तभी आप बड़ा चैप्टर को तभी आप टैकल कर सकते हो, डील कर सकते हो। और अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा किसके साथ क्या करना है। आप देखो, इस स्टॉक का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको, ठीक है। अब इसका मैं केस बता देता हूं आपको, साथ साथ चलो केस भी बता देता हूं। कंजप्शन ऑफ स्टॉक, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम अलग से फ्रेश वीडियो बनेगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें एक पोजीशन क्या है, एक तरह से आप मानो ये सब मिनी शॉर्टकट ही है, ठीक है ना, दिक्कत वाली बात नहीं है। एक है कंजप्शन ऑफ स्टॉक विदाउट क्रेडिटर, एक है कंजप्शन ऑफ स्टॉक, मैं प्रोनाउंस कर दे रहा हूं, मैं बोलते बोलते लिख रहा हूं ताकि आप भी लिखो अपने पास, ठीक है ना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं। कंजप्शन ऑफ स्टॉक विथ क्रेडिटर। अब क्रेडिटर मतलब आपको पता है, जो उधारी में सामान देता है, जो दुकानदार उधारी में सामान देता है वो क्रेडिटर कहलाता है। तो यहां पे क्रेडिटर के बिना है, यहां पे उधारी के साथ है। तो इसमें भी 2 केस है। क्या है देखो, एक है लिखा हुआ होगा, आप वर्ड मार्क करना, ठीक है ना, वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां एडजस्टमेंट में अमाउंट
पेड दिया होगा और एक में दिया होगा आपका, साथ साथ लिखते जाना बच्चों, परचेज दिया होगा। एक में आपको दिया होगा अमाउंट पेड, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, गोल घेरा कर दे रहा हूं। एक में परचेज दिया होगा। तो जिसमें परचेज दिया होगा हमको क्रेडिटर को एक्सक्लूड करना है, इग्नोर करना है। क्यों करना है मैं इसका भी आपको बताऊंगा लॉजिक, आप टेंशन मत लो। यहां क्रेडिटर को इग्नोर करना है, यहां क्रेडिटर को लेना है। अब यहां इग्नोर करना है, ये क्रेडिटर लेना है, ये आप कैसे समझोगे? इसका डिटेल वीडियो आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बता दे रहा हूं, दिलासा ये दे रहा हूं कि मेरे पास सारा का एग्जांपल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अब मैंने सामान खरीदा, आपको मैं खपत के बारे में बता दिया। अब मैं उधारी खरीद रहा हूं, सपोज करो मेरा किसी दुकान में ऑलरेडी 5,000 उधारी है, ठीक है। अब केस नंबर 1, मैं उस दुकानदार के पास जाता हूं और सामान खरीदने के लिए, तो वो दुकानदार बोलता है कि भैया ऐसा बात है, सामान तभी मैं तुमको दूंगा जब तुम पुराना उधारी चुकाओगे, तभी मैं आपको सामान दूंगा। तो ये हमको डील कब करना है? जब अमाउंट पेड दिया होगा। इसका मतलब हम समझेंगे कि हम पुराना उधारी चुका ले रहे हैं। दुकानदार बोलता है कि भैया आप पुराना उधारी चुका लो, उसके बाद आप सामान ले जाओ, हल्का फुल्का उधारी बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अमाउंट पेड रहेगा, इसका मतलब यहां क्रेडिटर को लेना है, मतलब हमने कुछ क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया है और कुछ बाकी रह जा रहा है। तो दुकानदार बोलता कोई बात नहीं, आप पुराना बिल चुका दो, हल्का फुल्का बच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो हालांकि इसका मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं इसका अलग से वीडियो लाऊंगा, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे परचेज दिया है तो यहां पे हम लिखे हैं कि यहां क्रेडिटर को इग्नोर करना, कहने का मतलब। अब केस नंबर 2 सुनो, सेम एग्जांपल विद केस नंबर 2। मैं दुकानदार के पास गया, दुकानदार वही फिर राग अलाप रहा है कि भैया पुराना उधारी चुकाओगे तो सामान मिलेगा। मैं बोल रहा भाई सुन, ऐसा है कि मैं जो अभी सामान लूंगा, पुराना उधारी रख तू अपने पास, मैं अभी नहीं देने वाला हूं, मैं बाद में दूंगा। लेकिन अगर जो मैं अभी सामान तुम्हारे पास से लेके जाऊंगा उसका मैं नगद हाथों हाथ पैसा दे दूंगा। बोल, देता है तो बोल, वरना दूसरा दुकान को जाऊं मैं। तो वो दुकानदार बोलता अच्छा चल ठीक है, ले ही ले। तो उस समय क्रेडिटर का ट्रीटमेंट हमको नहीं करना है, ठीक है। तो हालांकि इसका अलग से वीडियो आएगा, अलग से क्वेश्चन आएगा, तो हम डील कर लेंगे। ये मैं आपको एग्जांपल इसीलिए बोल दिया ताकि आपको दिलासा होना चाहिए कि नहीं यार, अगर सर कह रहे हैं तो इनके पास सारा एग्जांपल है, हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसका फार्मूला तो वही सेम मैं बता दिया। कंजप्शन ऑफ स्टॉक का क्या होता है फार्मूला? कंजप्शन ऑफ स्टॉक का फार्मूला क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक बात है। क्या आ जाता है? कंजप्शन ऑफ स्टॉक, ठीक है। 2 आम मेरे घर में पहले से था भैया, 6 आम मैं खरीद करके ले आया था, टोटल 8 आम हो गया था। लेकिन जब घर में मैं गया तो 3 आम ही शेष बचे, इसका मतलब 5 आम मेरा घर में खपत हो गया था। तो कौन कौन कहां कहां जाएगा मैं भी आपको बता दिया हूं, ठीक है। तो यही सेम फॉर्मूला यहां अप्लाई हो जाएगा, सेम टू सेम, सेम टू सेम। और यहां पे यही फॉर्मूला लगेगा, बट यहां पे थोड़ा सा जगह का कमी है, या इसको प्रॉपर एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा तो और आपको बेटर होगा। यहां पे क्या करना है, मुझे सेम फॉर्मूला यहां भी लेना है, दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम फॉर्मूला लेना है, बस क्रेडिटर को एडजस्ट करना है। क्रेडिटर को एडजस्ट मतलब क्या करना है कि लेस करना है ओपनिंग क्रेडिटर
और ऐड करना है क्लोजिंग क्रेडिटर। ठीक है, सेम फॉर्मूला, मतलब ये वाला पार्ट। ठीक बात है। हालांकि इसके लिए अलग से एग्जाम्पल तैयार करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप पूछ सकते हैं कि ओपनिंग क्रेडिटर क्यों माइनस हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दुकानदार बोलता है कि पहला उधारी चुका दो, उसके बाद जो भी बचेगा वो रह जाएगा। तो माइनस हो रहा मतलब मैंने पहला उधारी चुका दिया तो लायबिलिटी घट रहा है, लायबिलिटी घटना मतलब माइनस होना। तो एक बार आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जा रहा हूं। ये सब बातें आपको याद करने के लिए, ठीक है, आपको याद रहेगा। हालांकि इसका अलग से क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लिख रहे होंगे। लिखते जाना, मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे जैसे मैं स्टेप पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे याद रखना, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। इसका भी अलग से वीडियो आएगा, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा कंटेंट है, तो अलग से इसका वीडियो में ही समझाना बेटर होगा। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि भैया ये सब आपको जानना है। फिर है आपका फंड बेस अकाउंटिंग। ये होगा, कौन सा नंबर होगा भाई? ये हो जाएगा आपका, चेक कर लेना बाबू, 8 नंबर। ठीक है, तो एक बात मैं और बता दूं कि इसका भी अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि ये भी टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक समराइज वे में आपको बता रहा हूं, बाकी इसका डिटेल वीडियो आएगा, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग मतलब, जैसे इसका एग्जांपल मैं लेता हूं, लाइक प्राइज फंड, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, पवेलियन फंड, ETC, और भी जो भी फंड होगा देख लिया जाएगा। तो इसमें भी 2 केस है भाई। पहला है, अगर फंड बड़ा है एक्सपेंस से, इफ फंड इज मोर देन एक्सपेंस। फंड मतलब मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ये फंड बेस अकाउंटिंग, चूंकि फंड बेस भी एक लायबिलिटी होता है, फंड ही लायबिलिटी होता है बेसिकली। जैसे यहीं से एक मैं उठा लेता हूं, मैच फंड। हालांकि मैं बार बार बता रहा हूं, इसका भी अलग से वीडियो आएगा, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी नेता ने या किसी माननीय सदस्य ने या किसी भी व्यक्ति ने किसी जो क्लब वगैरह हैं उनको एक फंड दे दिया मैच कराने के लिए या टूर्नामेंट के लिए दे दिया कि भैया ये लो, पकड़ो 5 लाख रुपया और अच्छा सा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करो, ताकि अच्छे अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी इससे निकले और हमारे देश का नाम रोशन करें। तो अगर सपोज करो कि फंड 5 लाख का नेताजी दिए हैं और उस मैच को ऑर्गेनाइज कराने में 4 लाख का ही खर्चा हुआ है, तो ये कौन सा केस में आएगा? फर्स्ट केस में आएगा कि फंड इज मोर देन एक्सपेंस, मतलब जितना मुझे फंड मिला है उसके मुताबिक मैंने खर्चा कम किया हुआ है। तो ये केस 1 में डील होगा और इसका ट्रीटमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड होगा। बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, साथ साथ लिखते जाना। इसका ट्रीटमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड होगा। एक अलग सा जो लेक्चर इसके लिए बनाऊंगा उसमें मैं क्वेश्चन के साथ साथ मैं करवाता जाऊंगा। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये सब चीजें याद रखना है, ठीक है। तो चलो ठीक है, लायबिलिटी साइड क्यों भैया, आपको मैं बताऊं, कोई मुझे पैसा दिया है या किसी संस्था को पैसा दिया है, किसी क्लब को पैसा दिया है। अब नेताजी ने
किसी क्लब को पैसा दिया 5 लाख रुपया कि लो भैया अच्छा से टूर्नामेंट कराओ, ठीक बात है। नेताजी को पता चला कि अरे नेताजी आपका जो पैसा दिया गया है ना वो तो मिसयूज कर रहा है, वो लोग तो दूसरा फालतू कामों में लगा रहा है, तो नेताजी आकर के वो पैसा ले जाएंगे कि नहीं भैया मैंने तुमको जिस काम के लिए पैसा दिया था वो काम नहीं हो रहा, मैंने टूर्नामेंट कराने के लिए पैसा दिया है, उस काम में पैसा नहीं लग रहा है, तो आप पैसा वापस करो। इससे लायबिलिटी मतलब पैसा चुकाना पड़ जाएगा भैया, लौटाना पड़ जाएगा। अगर तुम सही दिशा में काम नहीं करते हो, सही जगह पैसा नहीं लगाते हो, पैसा लौटाना पड़ जाएगा। चलो ये हो गया दूसरा। अगर इफ फंड इज लेस देन एक्सपेंस, या इसका दूसरा पहलू ऐसे बोल सकते हैं, एक्सपेंस इज ग्रेटर देन फंड। मतलब जितना मुझे फंड मिला है मैच ऑर्गेनाइज कराने के लिए, खर्चा उससे ज्यादा हो गया भैया। तो जैसे फॉर एग्जांपल फंड आपको मिला 5 लाख का, खर्चा हो गया 6.5 लाख का, तो खर्चा ज्यादा हो गया है, फंड कम मिला है, तो यहां तो हमारा नुकसान हो गया, यहां तो जेब से पैसा लग गया, तो नुकसान हो गया मतलब नॉमिनल अकाउंट, और नुकसान हो गया तो भैया ये कहां जाएगा, यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। क्या जाएगा, इसका लॉस। लॉस कितना हो जाएगा, 6.5 लाख रुपया मेरा लग गया और फंड 5 ही लाख आया था भैया, तो 1.5 लाख रुपया लॉस जो है इनकम एक्सपेंडिचर में शो होगा, क्योंकि एक्सपेंस साइड खाली एक्सपेंस नहीं जाता, लॉस पे जाता है। तो ये है इसका पूरा मसाला, ठीक बात है। तो आप इसको लिख लें, इसको याद कर लें। हालांकि इसके बारे में क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इसका अलग से वीडियो लाऊंगा, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हट जाता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पेशेंसली सब कुछ लिख लिया होगा, जैसा जैसा मैंने आपको बताया साथ साथ आपने लिख लिया होगा। अब आपको देखो करना कैसे है, सिंपल सी बात है। अब जितना भी 8 पॉइंट है आपको याद करके रखना है। कैसे याद कर रखना है, आप लिख लिख के याद करो। कई बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे पढ़ के याद करते हैं कि हाँ पढ़ के, हाँ ठीक है वो बात तो ठीक है, बट वो लॉन्ग टर्म में आपके दिमाग में नहीं आएगा, ठीक बात है। तो आप लिख लिख के आप चीज़ों को याद करना सीखो। ये क्या है, ये सब चीज़ें अब याद रहे। जैसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और इसके बारे में क्वेश्चन भी करूंगा, तो और डिटेल हो जाएगा। पहला सब्सक्रिप्शन के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना, उसका भी वीडियो अलग से आएगा, ठीक बात है। उसके बाद आप जो कंजप्शन स्टॉक है उसका भी वीडियो अलग से आएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप बस जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप करते जाओ, ठीक है। 1 बाय 1 लेक्चर को देखते जाओ, मल्टीपल टाइम देखो। सिंपल सी बात है, सपोज करो आपको एक बार में नहीं समझ में आया, दोबारा देखो, तिबारा देखो, चौबारा देखो, अपने फ्रेंड्स को सारे को शेयर करते जाए और कॉपी में लिखते जाओ। कभी कभी क्या होता है, 5 उंगली है मेरा, बराबर नहीं है। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा देर से सीखता है, कोई बच्चा बनाते बनाते सीखता है, कोई बच्चा इनिशियली में पकड़ लेता है। सब सीखेगा। अरे आज पहला दिन है, मुझे नहीं समझ में आया, मैं दूसरा दिन पढ़ूंगा, तीसरा दिन पढ़ूंगा, चौथा दिन पढ़ूंगा, मुझे 5वां दिन समझ में आएगा, छठा दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन, समझ में आना ही आना है। जैसा मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आना ही आना है। अगर उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका पढ़ाई में डेडिकेशन नहीं है। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मैं पढ़ाई के बारे में पैशनेट हूँ, मेरा डेडिकेशन है, मैं एकदम पैशनेट हूँ, टीचिंग मेरा पैशन है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं 10 साल से ऑफलाइन कोचिंग करा रहा हूँ मैं, बट मैं ऑनलाइन में क्यों आ रहा हूँ, मैं भी यूट्यूब पे सारे टीचर को देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि मुझ में वो बात है, वो नॉलेज है जो आप तक पहुँचना चाहिए। बहुत सारे जो ऐसे छात्र हैं जो शायद नहीं समझ पाते हैं, उनको ऐसा भाषा चाहिए, ऐसा कंसेप्ट चाहिए, ऐसा नॉलेज चाहिए जो हर को समझा दे। तो आप मेरा लेक्चर्स को अगर 1 to 1 देखते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपको एक गारंटी देता हूँ कि आपको ऐसा कोई चैप्टर नहीं पैदा हुआ है जिसको मैं आपको नहीं समझा सकूँ। तो अब इसके लिए आपको, ये तो हो गया मेरा डेडिकेशन। अब मुझे मोटिवेशन देने के लिए आपका क्या फ़र्ज़ है, आपको लास्ट में आपको पता है क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से करवाना है। जितने भी लोग हैं आप उसको वीडियो को शेयर करें। जितने भी ग्रेजुएशन के छात्र हैं, जितने भी 12 के छात्र हैं, सीए के फाउंडेशन वाले हैं, सीएस फाउंडेशन वाले हैं, आईसीडब्ल्यू फाउंडेशन वाले हैं, सब लोग इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।